आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान स्थिति जो पूरे विश्व की है वह एक कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है और इसकी चपेट में लगभग पूरा संसार है और उसी के मद्देनजर हम सभी लोग उससे एक बचाव के लिए हम हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी लोग जो इस वीडियो को पा रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे ये मेरी एक सलाह है कि वो भी इस कोरोना नामक महामारी से, बीमारी से खुद बचें और दूसरों को भी बचाव की तरीके को बताएं और इसके बारे में जागरूक बने एवं दूसरों को भी जागरूक करें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को ताकि घर बैठे ही समुचित पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था हो सके, इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है और ये प्रोसेस चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज आप लोगों के सामने यह पहला वीडियो जो एक पहली टॉपिक नरेशन को लेकर मैं उमेश चंद मिश्रा प्रस्तुत हूं और इसको आप सभी लोग जानें और घर पर ही रहें, घर से बाहर न जाएं और इस बीमारी से बचें और अपने बहुमूल्य समय का उपयोग करते हुए आप अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को भी जारी रखें और यहाँ से पढ़ें। मित्रों, सबसे पहले अंग्रेजी में हम आप लोगों को नरेशन एक टॉपिक बताने के लिए जा रहे हैं और नरेशन जिसको आप सभी लोग जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कथन। और कथन का इसका तात्पर्य यह होता है, नरेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को, कहे गए शब्दों को, जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम नरेशन कहते हैं। मतलब जब कोई वक्ता किसी शब्द को कहता है या वाक्य को कहता है तो वही वाक्य नरेशन कहलाता है। जैसे किसी को भी हम कोई शब्द कह देते हैं। और यह नरेशन दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, और जबकि जो दूसरा होता है, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। मित्रों, डायरेक्ट नरेशन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। नरेशन का मतलब आपने जाना कि वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को हम नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को हम नरेशन कहते हैं। और जब अगर किसी वक्ता ने किसी वाक्य को कह दिया, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही सेज टू मी राम इज ए गुड बॉय। ही सेज टू मी राम इज ए गुड बॉय। एक इसमें वक्ता है ही और जबकि श्रोता है मी। ही बोल रहा है किसी शब्द को, वो बोल रहा है, इस वाक्य को बोल रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है और राम एक अच्छा लड़का, इसके बारे में बोल रहा है ही। अब अगर इस शब्द को हमें खुद प्रदर्शित करना है या किसी भी व्यक्ति को बोलना है, इसे दो तरीके में वह बोल सकता है। एक तो बोल सकता है कि ही सेज टू मी राम इज ए गुड बॉय, कि उसने मुझसे कहा राम एक अच्छा लड़का है। और एक इसका दूसरा जो तरीका है, यह जो तरीका है, इस तरीके को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। मतलब कि
डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत ये आता है कि अगर वक्ता ने जैसा कहा है ठीक सेम टू सेम, मतलब कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को, जब वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को श्रोता, वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को जब श्रोता ज्यों का त्यों व्यक्त करता है तो उसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जब वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को श्रोता ज्यों का त्यों व्यक्त करता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को श्रोता ज्यों का त्यों न व्यक्त करके अपने शब्दों में व्यक्त करे तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब हम अप्रत्यक्ष कथन उसे कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाता है। जिसे डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत ये आया कि ही सेज टू मी राम इज ए गुड बॉय, और जबकि इसी को जब हम इनडायरेक्ट की प्रक्रिया में लेकर जाएंगे तो वो यहाँ पर होगा सेज टू का हो जाएगा यहाँ टेल्स, और मी डबल इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है, दैट लगाया जाता है, और राम इज ए गुड बॉय। He says to me, he tells me that Ram is a good boy। तो आपकी समक्ष ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जिसको एक इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, और जबकि इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो जो हम नरेशन के अंतर्गत जितनी प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, या हम जो कुछ भी चीजों को पढ़ते हैं, जो भी हमें नरेशन के अंतर्गत बताया जाता है, यह कुछ बहुत अधिक चीजें या बहुत दूसरी प्रकार की चीजें, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मात्र एक यही चीज होता है, एक साधारण सी बातों में हम समझ सकते हैं या हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जो एक वक्ता ने जो शब्द कहा उसी को व्यक्त करने के दो तरीके हुए। एक तरीका जो प्रत्यक्ष हुआ और एक तरीका जो हुआ ये प्रत्यक्ष हुआ, ये अप्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में बदलने की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं नरेशन के अंतर्गत आती हैं। अगर मित्रों, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट नरेशन जिसको कि हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन का मतलब कि जब वक्ता ने किसी चीज को कहा, किसी वाक्य को कहा, तो जब उस वाक्य को हम एकदम ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं उसी को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और उस प्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष वर्तमान समय में है। आप देखेंगे जैसे कि ही सेज टू मी राम इज ए गुड बॉय, यह एक एग्जाम्पल है। तो इसमें ये जो प्रत्यक्ष कथन होता है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन में जो प्रत्यक्ष कथन होता है मतलब डायरेक्ट नरेशन जो होता है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक भाग जो होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जबकि ये जो अंदर जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग है, उस डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जबकि डबल इन्वर्टेड कामाज के जो अंदर वाला जो मैटर है हम इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, हम इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये मित्रों ये जानेंगे कि ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इन दो मैटर्स के बारे में हम हमेशा इनके बारे में हमको हमेशा जानना है। और जबकि अगर हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के इस मैटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो सब्जेक्ट जो होता है इस सब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं।
इसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। और जबकि ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जबकि हम इसको इस ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। और जबकि कभी कभी कुछ किताबों में कुछ जगह पर आपको ये पूरे भाग को आप रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता दिया जाएगा, तो आपको उसमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं आपको इस पूरे भाग को भी रिपोर्टिंग वर्ब बताया जा सकता है या बताया जाता है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम ये जानेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हुआ, और इसी प्रकार से हम उस भाग को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो अगली बात आती है, जहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि नरेशन के अंतर्गत जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, दो प्रकार के पढ़ेंगे, डायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट नरेशन के बारे में जाना और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जाना। डायरेक्ट नरेशन जो था, डायरेक्ट नरेशन में किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से कह दिया जाता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में किसी बात को हम अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। उसे हम अपने शब्दों में कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, न कि वक्ता के द्वारा कहे गए उसी के भाषा में न कहकर वह अपनी भाषा में, अपनी बातों में, अपने तरीके में वह उसको ले जाकर के व्यक्त करता है, तो वही इनडायरेक्ट नरेशन होता है। और जैसा कि आप लोगों ने जाना कि नरेशन के अंतर्गत मात्र डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बस इन्हीं चीजों के बारे में हम जानेंगे, और यही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम सभी लोगों को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। तो हम आगे की प्रक्रिया को देखते हैं और सोचते हैं। जैसे राम सेज टू सीता, राधा ईट्स फूड। राम सेज टू सीता, राधा ईट्स फूड। नरेशन को जहां तक परिवर्तित करने की बात आती है, तो हम सबसे पहले इसके रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, रिपोर्टिंग स्पीच को पहले देखते हैं। और जब नरेशन को डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को जानना सबसे अधिक आवश्यक चीज है। अगर ये ध्यान देना है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच या तो प्रेजेंट टेंस में है और या तो फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो मैंने इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच बताया। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये इन चीजों को अपने माइंड में सेट करना है कि टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी की जो प्रक्रियाएं जो जैसी होंगी वो वैसी चलेंगी।
अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जहां तक परिवर्तन की बात आती है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना हम शुरू करते हैं तो वहां पर जो सबसे पहली बात आती है, हम रिपोर्टिंग स्पीच को ही पाते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत रिपोर्टिंग स्पीच में हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, एकमात्र परिवर्तन करते हैं और वह परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है। ये मित्रों, ये ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है तो आप उसको तुरंत टेल्स में बदल देंगे। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। जहां तक आपको अगर इसके बारे में जानना है, नरेशन को पूरी तरह पढ़ना है, नरेशन को पूरी तरह से समझना है, तो इसको समझने के लिए आपके पास टेंस के साथ साथ सेंटेंस की जो जानकारी है, इन दोनों जानकारियों की हम अपेक्षा करेंगे। अगर आपको टेंस नहीं आता या सेंटेंस नहीं आता तो इसको आप पहले जानिए, इसको पहले आप समझिए। जैसा कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो एक ग्रामर की दृष्टिकोण से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। कुछ जो वर्तमान व्याकरणाविद हैं वो इस सेंटेंस को कुछ जगह पर 4 भागों में भी बता दिया जाता है। तो उससे 4 भागों या 5 भागों से कुछ बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल हमको सेंटेंस के बारे में जानकारी चाहिए। हम तो 5 सेंटेंस के बारे में, 5 भाग के बारे में हम बताते हैं कि जैसे सेंटेंस, इसको आपको जानना है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस, SENTENCE, असर्टिव के बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और इसके बाद जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और जो 5वां नंबर होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के बंधुओं सेंटेंस आप लोगों के समक्ष यहां प्रस्तुत हैं। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। कहीं कहीं एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस को नहीं दिया जाता है, उसको लाकर एक्सक्लामेटरी में ही जोड़ देते हैं। लेकिन 5 सेंटेंस आपके समक्ष हैं। इन 5 सेंटेंस के बारे में आप जानेंगे। जो एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य या साधारण वाक्य के नाम से हम कह देते हैं इसको, और जबकि इंट्रोगेटिव को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कहते हैं
विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। तो पहले नरेशन को जानने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बिना सेंटेंस के बारे में जाने हम नरेशन के बारे में नहीं जान सकते। और इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस जो होता है, पहले जब हम सेंटेंस जाने, सेंटेंस को हमको समझना है। सेंटेंस सबसे पहले अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो होता है यह दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह, 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिससे एक पूर्ण भाव व्यक्त होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जब 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द जब मिलेंगे, मिलकर एक पूर्ण भाव व्यक्त करेंगे, तो उस पूर्ण भाव को जो व्यक्त होगा उसी को हम सेंटेंस कहेंगे बंधुओं। और यह जो सेंटेंस है, सेंटेंस आपके सामने 5 प्रकार का सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य के अंतर्गत 2 प्रकार के एक्सप्रेशंस यहां पर इसमें मिलाए जाते हैं। एक एक्सप्रेशन जो होता है, पहला एक्सप्रेशन, इसमें यह असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, हमको ये भी जानना है। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें से हम हमेशा किसी न किसी पॉजिटिविटी को ढूंढ कर लाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक चीजें नहीं होती हैं। जैसे अफर्मेटिव का मतलब होता है कि किसी भी की एक स्वीकारात्मक वाक्य भी इसको कहा जाता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वह सड़क पर दौड़ता है, वह रोता है, वह धोता है, वह खाता है, पीता है, सोता है, जाता है, आता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और जबकि जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, जिस कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो क्रिया है, उसमें हमेशा वह उस क्रिया की एक नकारात्मक भाषा को वह उत्पन्न करता है, जैसे नकारात्मक भाव को वह उत्पन्न करता है। जैसे कि राम खाना नहीं खाता है, राम गाना नहीं गाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, मैं पढ़ने नहीं आता हूँ, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं वे बातें नकारात्मक सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। आगे हम चलते हैं। आगे चलने पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारी मुलाकात होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य आप जैसा कि इसके नाम से ही समझ सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब कि कैसा वाक्य जिससे किसी न किसी प्रश्न का बोध हो। और प्रश्न करने के जो तरीके होते हैं, उस तरीकों के दृष्टिकोण के उसके अकॉर्डिंग तरीके के अनुसार निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 भाग में इसको भी बांटते हैं। एक तो होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। और यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, हाँ या ना। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें, that sentence is called to be yes no answer type question. And while into that sentence where we need a full sentence to answer any kinds of questions, that sentence must be called WH type questions. Something like that whenever we are using any kinds of sentence, जब कभी भी हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस का हम
उपयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं, जिसे आया कि क्या मतलब राम कहाँ जाता है, तो इस प्रकार से उसको एक पूरे वाक्य की आवश्यकता है होती है कि राम स्कूल जाता है। इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह दो प्रकार का होता है, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से विभक्त होता है और वह 3 प्रकार जो होता है वह 3 प्रकार हमारे समक्ष यह उपस्थित होता है। जैसे एक में आदेश का बोध होता है, एक में निवेदन का बोध होता है, एक से सलाह का बोध होता है। तो आदेश, सलाह और निवेदन का बोध कराने वाले वाक्य जो वाक्य होता है उस वाक्य को हम हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होना मानते हैं। वो इंपरेटिव सेंटेंस की एक खासियत यह होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है। इसमें कर्ता जो सेकंड पर्सन का कर्ता यू होता है वो हमेशा इसमें छुपा हुआ होता है। तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, और जो यह इच्छा सूचक वाक्य है यह भी 3 प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करता है। एक तो इसमें आता है एक इच्छा मतलब हम जिसको विश कहते हैं, और एक इसमें आता है अभिशाप, एक अभिशाप आता है जिसको हम कर्स कहते हैं, और एक प्रार्थना होती है जिसको हम प्रेयर मतलब प्रे कहते हैं, प्रार्थना। तो 3 प्रकार की भावों को ऑप्टेटिव सेंटेंस उत्पन्न करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी 3 एक्सप्रेशंस को यहाँ पर अनफोल्ड करता है। जैसे कि वह मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत जब हम दुख, सुख, आश्चर्य का इसके अंतर्गत बोध होता है, जो एक सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, ये हमारे हृदय के हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली जो एकाएक जो अचानक की जो उत्पन्न होने वाली जो भाव होता है, जो एकाएक उत्पन्न होने वाला भाव होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग इन 5 सेंटेंसेस की तैयारी कर लीजिए और इसके जानिए। तो कल हम आपको नरेशन के बारे में बताएंगे, नरेशन को परिवर्तित करने के बारे में बताएंगे। तब कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।